टीपू सुल्तान, ये कैसा नाम है जो इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा आज की राजनीतिक बहसों में गूंजता है। तो चलिए आज इसी उलझी हुई पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर टीपू सुल्तान थे कौन? एक हीरो या एक विलन? एक देशभक्त जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, या फिर एक जालिम शासक? यही वो सवाल हैं जो आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान को समझना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं, कई परतें हैं। एक तरफ तो वो एक ऐसे बहादुर योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, और दूसरी तरफ उन पर धार्मिक कट्टरता और बेहिसाब क्रूरता के बहुत गंभीर आरोप भी हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले हम टीपू का वो चेहरा देखेंगे जो उन्हें एक दूरदर्शी, एक विजनरी शासक बनाता है। फिर हम उस पक्ष को भी जानेंगे जो उन्हें एक बेरहम अत्याचारी मानता है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये इतिहास आज की राजनीति का अखाड़ा कैसे बन गया, और आखिर में इस हीरो या विलन के चश्मे से परे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तर्क की जो टीपू सुल्तान को एक मॉडर्न सोच वाले, एक देशभक्त शासक के तौर पर देखता है। सिर्फ एक योद्धा के तौर पर टीपू को देखना तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा देखने जैसा है। वो अपने वक्त से बहुत आगे थे। जरा सोचिए, 18वीं सदी में एक भारतीय राजा अपनी नेवी बना रहा है, सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 से शाम 5 की ड्यूटी लगा रहा है, और तो और शराब और भांग पर पाबंदी भी लगा रहा है। ये वो कदम थे जो उन्हें उस दौर के बाकी राजाओं से बिल्कुल अलग खड़ा करते थे। और सुनिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो टीपू के दुश्मन थे, उन्हें भी ये मानना पड़ा कि एक शासक के तौर पर टीपू की काबिलियत कमाल की थी। मतलब उनकी प्रशासनिक समझ को तो उनके दुश्मन भी नज़रअंदाज नहीं कर पाए। तो इस पूरे तर्क का जो निचोड़ है वो ये है कि टीपू ने जिस तरह लगातार अंग्रेजों से लोहा लिया, उनके सामने कभी झुके नहीं, यही बात उन्हें भारत के पहले स्वतंत्रता सैनिकों में से एक बनाती है, और ये उनकी विरासत का एक बहुत मजबूत पहलू है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है। अब हम कहानी के उस हिस्से को देखेंगे जो टीपू सुल्तान की एक बिल्कुल अलग और सच कहें तो एक काफी खौफनाक तस्वीर पेश करता है, एक बेरहम और कट्टर शासक की। 60,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मैंगलोरियन कैथलिक लोगों की अनुमानित संख्या है जिन्हें 1784 में बंदी बनाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर सेरिंगापट्टम तक पैदल चलने पर मजबूर किया गया था। इसे टीपू के शासन के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं है। चाहे कुर्ग के कोडवा हों या मालाबार के नायर, हजारों लोगों की मौत, जबरन धर्म बदलवाना और गुलामी की दर्दनाक दास्तां आज भी उन इलाकों की यादों में जिंदा हैं। ये सिर्फ फौजी हमले नहीं थे, ये तो जैसे पूरे के पूरे समुदायों की पहचान को ही मिटा देने की कोशिश थी। और शायद इसका सबसे चौंकाने वाला सबूत खुद टीपू के शब्दों में मिलता है। अपने ही खतों में वो बड़े फख्र से लिखते हैं कि मालाबार में लगभग सभी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये शब्द उनकी नीयत पर कोई शक बाकी नहीं छोड़ते। बात सिर्फ हिंसा तक ही नहीं रुकी, स्थानीय पहचान को मिटाने के लिए शहरों के नाम बदल दिए गए। मैंगलोर जलालाबाद बन गया और कुर्ग जफराबाद। ये सब एक कल्चर पर दूसरे कल्चर को थोपने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। और यहीं पर टीपू की कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। एक तरफ वो श्रृंगेरी मठ जैसे बड़े हिंदू संस्थान को दान देते हैं, उसे टैक्स फ्री करते हैं और वहां के स्वामी को जगत गुरु यानी दुनिया का गुरु कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालाबार और कुर्ग में मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए जाने जाते हैं। एक ही इंसान की ये दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे इस पहेली को और गहरा कर देते हैं। तो ये सारे विरोधाभास हमें आज कहाँ ले आते हैं? सीधे आज के राजनीतिक अखाड़े में, जहां इतिहास अब गुजरा हुआ कल नहीं बल्कि एक तेज धार वाला हथियार बन चुका है। पिछले कुछ सालों से कर्नाटक की राजनीति टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एक सरकार आती है तो टीपू जयंती मनाना शुरू कर देती है, अगली सरकार आती है तो उसे बंद कर देती है। इतिहास का ये पन्ना एक तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है, जिसका असर जमीन पर समाज में भी दिखता है। तो होता यह है कि राजनीतिक पार्टियां टीपू के इतिहास से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हिस्से चुन लेती हैं। कांग्रेस उनके अंग्रेज विरोधी रुख को सामने रखकर उन्हें एक देशभक्त बताती है, तो वही बीजेपी हिंदुओं और ईसाइयों पर हुए जुल्मों को दिखाकर उन्हें कट्टर अत्याचारी साबित करती है।
मतलब इतिहास का इस्तेमाल अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए हो रहा है। तो क्या टीपू सिर्फ एक हीरो थे या सिर्फ एक विलन? शायद इतिहास इतना सीधा और सरल होता ही नहीं है। चलिए अब इस हीरो विलन के फ्रेम से बाहर निकलकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत जरूरी बात हमें ये भी याद रखनी होगी कि इतिहास हमेशा वो लिखता है जो जंग जीतता है। टीपू की जो खौफनाक छवि बनी, उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों ने गढ़ा था। क्यों? ताकि वो अपनी जीत को सही ठहरा सकें, ये दिखा सकें कि उन्होंने एक राक्षस को हराया है। तो देखिए, इतिहास सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि कहानी कौन सुना रहा है, कैसे सुना रहा है और किस मकसद से सुना रहा है। क्योंकि कहानी सुनाने वाला ही तो तय करता है कि हीरो कौन बनेगा और विलेन कौन। और यही वो चाबी है जिससे हम टीपू सुल्तान जैसे किरदारों को समझ सकते हैं। कोई भी ऐतिहासिक इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। वो अपने समय की, अपने हालातों की और अपनी सोच की उपज होते हैं, और उनमें अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मौजूद हो सकती हैं। तो निचोड़ ये है कि टीपू सुल्तान दोनों थे। वो एक विजनरी शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, और वो एक क्रूर शासक भी थे जिन्होंने अपने दुश्मनों पर भयानक जुल्म किए। उन्हें किसी एक खाने में फिट करने की कोशिश करना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, जब किसी ऐतिहासिक हस्ती की विरासत इतनी बटी हुई हो तो उसे कैसे याद रखा जाना चाहिए? क्या हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयों का जश्न मनाना चाहिए या उनकी बुराइयों को हमेशा याद रखना चाहिए? या फिर क्या हमें इतिहास को उसकी पूरी जटिलता के साथ, उसकी सारी अच्छाई बुराई के साथ स्वीकार करना सीखना होगा?